अगर माँ वापस मुड़कर नीचे जाने लगी तभी अर्जुन ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ धीरे से मोड़ते हुए कहा, अब तो मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे आने से ही मेरा दिमाग ठंडा हो गया है। अर्जुन अपने दूसरे हाथ में रखी कॉफ़ी को टेबल पर रखने लगा तो अग्रिमा ने कहा, तो कॉफ़ी पीकर उसे थोड़ा एक्टिव भी कर लीजिए। अर्जुन ने उसे घूर कर देखा तो अग्रिमा ने उसे फिर से कॉफ़ी पीने का इशारा करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप परेशान लग रहे हैं। अर्जुन अपनी चेयर पर बैठ गया और अग्रिमा को अपने पास आने का इशारा किया। अग्रिमा उसके पास आई तो उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और दूसरे हाथ से कॉफ़ी की सिप लेने लगा। अग्रिमा समझ गई थी कि अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो परेशान है और परेशानी में उसे प्यार से बात करना शायद कम ही आता है। उसने अपनी उंगलियों को अर्जुन के बालों में प्यार से घुमाते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है? अर्जुन के सिर में चलती अग्रिमा की उंगलियों ने अर्जुन पर एक जादू सा कर दिया था। वो अब रिलैक्स होने लगा था। अर्जुन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव देखकर अग्रिमा उसकी गोद से उठकर उसकी कुर्सी के पीछे आई और धीरे धीरे उसकी सिर को मसाज करने देने लगी। उसने अपनी उंगलियों से हल्के हल्के उसके पूरे शरीर को दबाते हुए उसकी कनपट्टी के पास हल्की हल्की मसाज की तो अर्जुन को बहुत अच्छा लग रहा था। साथ साथ वो एक एक सिप कॉफ़ी की भी ले रहा था। कॉफ़ी खत्म होने पर अर्जुन ने अपना सिर ऊपर उठाकर अग्रिमा की तरफ देखा जो उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी थी। उसके मुस्कुराते चेहरे को अर्जुन एकटक देखता रहा तो अग्रिमा ने थोड़ा झुककर प्यार से उसका माथा चूम लिया और उससे कहा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, सॉल्यूशन तो है पर वक्त नहीं है और वक्त को ना बनाया जा सकता है और ना खरीदा। अग्रिमा अर्जुन के कहने का मतलब समझने के लिए उसे देखने लगी तो अर्जुन ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा, मेरी कंपनी हमारी कंपनी एक फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में एक मॉल बनाने की डील प्रोसेस में है जिसकी कुल प्रेजेंटेशन मैं कबीर की शादी में जाने से पहले तैयार करके गया था और वो मेरे ऑफिस के पीसी में थी, लेकिन अब वो पीसी में नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट में चेक करके बताया कि मेरा पीसी हैक हो गया था और फाइल वहाँ से परमानेंटली डिलीट कर दी गई। अग्रिमा ने गौर से उसकी बात सुनी और उससे पूछा, आपने उसका कहीं और बैकअप नहीं रखा था? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने जाते हुए उसे अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लिया था पर दिस फाइल इज़ शोइंग करप्टेड एंड इट्स नॉट ओपनिंग। अग्रिमा ने एक नज़र अर्जुन को देखते हुए कहा, कैन आई ट्राई? अग्रिमा के ये कहते ही अर्जुन को ध्यान आया कि अग्रिमा भी आईटी एम्प्लॉई है। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और अग्रिमा की तरफ अपना लैपटॉप कर दिया तो अग्रिमा भूल गई कि वो अर्जुन की गोद में बैठी है और वो इसी तरह ही लैपटॉप लेकर उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। अर्जुन ने एक बार तो हैरानी से अग्रिमा की तरफ देखा कि वो कितना कंफर्टेबल होकर उसकी गोद में बैठी है और लैपटॉप पर उसने काम भी शुरू कर दिया है। शायद उसे याद ही नहीं है कि वो कहाँ और कैसे हालत में है। अर्जुन के चेहरे पर एक दिलचस्प मुस्कान खिल गई। उसे खुशी हो रही थी कि अग्रिमा उसके साथ इतनी कंफर्टेबल है कि उसे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्या सच में उसे अर्जुन पर इतना विश्वास है कि वो सब संभाल लेगा, उसे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा? कुछ सेकंड तक वो अग्रिमा को देखता रहा और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अग्रिमा से कहा, सनशाइन। अग्रिमा ने उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने प्यार से कहा, वैसे तो मोहब्बत में शर्म का कोई काम नहीं और मेरा बिल्कुल भी ये कहने का मन नहीं है, बट डैड कैम कम एनी टाइम। अग्रिमा को अब भी अर्जुन की बात समझ नहीं आई और उसकी नज़रों में सवाल देखकर अर्जुन ने उसे आंखों से ही खुद के अपनी गोद में बैठने का इशारा किया तो वो हड़बड़ाकर उठ गई और जल्दी से बोली, सॉरी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। अर्जुन उसकी हड़बड़ाहट देखकर हंसने लगा
और फिर सामान्यतः तरीके से बोला, इट्स ओके, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, सो इट्स नॉर्मल, और तुम मेरी गोद में ही हो, मेरे सिर पर भी बैठ सकती हो। अग्रिमा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अर्जुन को देखा तो वो हंसते हुए बोला, एंड आई विल लव दैट, बट डैड के सामने अच्छा नहीं लगेगा ना। अग्रिमा सकपकाते हुए अर्जुन के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गई और उसके लैपटॉप में कुछ करने लगी और साथ साथ अर्जुन से कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेने लगी, जैसे कि उसने बैकअप कब लिया था, पूरी फाइल सेव की थी या नहीं। वो दोनों फाइल के बारे में बात कर रहे थे, तभी गेट नॉक करके अजय जी भी अंदर आ गए तो अग्रिमा अब थोड़ी सी और सभ्यता से बैठ गई। अजय जी ने उन दोनों को काम करते हुए देखा तो उन्होंने अर्जुन से स्टेट पूछा। अर्जुन ने उनसे कहा कि वो ट्राई करेगा कि आज रात में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन अगर बन सके तो, क्योंकि जैसी प्रेजेंटेशन वो कंपनी चाहती है वैसी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसे भी कम से कम 24 घंटे तो चाहिए, और प्रेजेंटेशन कल सुबह 10 बजे उस कंपनी को दिखानी थी। अजय जी ने मायूसी से अपनी गर्दन हिलाते हुए अर्जुन से ट्राई करने को कहा, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। तभी अग्रिमा ने उससे कहा, पापा, आई मीन डैड, आप परेशान मत होइए, आई थिंक आई गोट समथिंग। दरअसल अग्रिमा पूरे परिवार के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी, पर अजय जी के साथ उसकी कभी ज़्यादा बात नहीं हुई थी, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। अजय जी ने अग्रिमा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आप पापा या डैड जो मन में आए बोल सकती हो। अग्रिमा ने सहजता से कहा, जी डैड। ये बोलकर अग्रिमा ने लैपटॉप अर्जुन के सामने किया तो अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि अग्रिमा ने कुछ हद तक डाटा रिकवर कर लिया था। पूरी प्रेजेंटेशन तो नहीं, पर अब अर्जुन ने बीच में वो प्रेजेंटेशन सेव की होगी तब तक की प्रेजेंटेशन रिकवर कर ली थी उसने। हालांकि अभी भी उसमें काफ़ी कुछ अमेंडमेंट्स करने थे, पर उसके लिए आज रात का समय काफ़ी था। उसने अर्जुन का काफ़ी वक्त बचा दिया था। अजय जी ने अग्रिमा से कहा, वेल डन बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, आई थिंक अब सुबह तक ये काम हो जाएगा। अर्जुन ने यह अब विश्वास के सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स डैड, अब आप रेस्ट कीजिए, मैं आईटी टीम के साथ कॉन्फ्रेंस करके ये सब बता देखता हूँ। उसके बाद अर्जुन ने अग्रिमा से कहा, मेरे थैंक्स कहने का तरीका तुम जानती हो, बट वो सब कल के लिए पोस्टपोन करते हैं, लेट्स मी फिनिश दिस फर्स्ट। अग्रिमा ने भी चेयर से उठते हुए कहा, श्योर। अजय जी और अग्रिमा स्टडी रूम से बाहर चले गए और अर्जुन एक गहरी सांस लेकर अपने काम पर लग गया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। अग्रिमा भी नीचे तो आ गई थी, पर उसे अर्जुन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो रात भर काम करने वाला है। वो सबके साथ बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान अर्जुन के पास ही था। अथर्व ने अपने डैड से पूछा, डैड, अर्जुन को कुछ हेल्प चाहिए तो मैं जाऊं क्या? अजय जी उससे मस्खरी करते हुए बोले, नहीं डॉक्टर साहब, ये मैटर तो अर्जुन और उसकी आईटी टीम ही देखेगी, आपके बस की बात नहीं है। अथर्व ने फिर अपने डैड से कुछ नहीं कहा और अब सब सोने जाने लगे। आनंदी जी ने अग्रिमा को भी उसके कमरे में छोड़ा और कहा, बेटा, आज मैं भी यहीं सो जाती हूँ तुम्हारे पास, बस कपड़े चेंज करके आती हूँ। अग्रिमा एक पल को भावुक हो गई, पर फिर उसने खुद को संयत करते हुए कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है मॉम, आप अपने कमरे में सो जाइए, मुझे अकेले डर नहीं लगता। आनंदी जी ने अग्रिमा की भावुकता को पहचानते हुए कहा, माँ बच्चों के पास सिर्फ इसलिए नहीं सोती कि बच्चे डरे ना, वो इसलिए भी उनके साथ रहती है क्योंकि उसे भी उनके साथ वक्त बिताना होता है। संचिता तुम्हारे लिए ये नहीं कर पाई, और राखी जी और शारदा आंटी के बारे में भी मैं सब समझ गई हूँ। अग्रिमा ने खुद को रोने से रोकने के लिए अपना थूक घटक लिया तो आनंदी जी ने कहा, संचिता की दोस्त हूँ और तुम्हारी धर्म की माँ भी, तो अब खुद को कभी भी अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है। आनंदी जी का स्नेह पाकर अग्रिमा की आंखों से आंसू बह निकले और आनंदी जी ने उसे प्यार से अपने गले से लगा लिया तो अग्रिमा का रोना और भी तेज हो गया। आनंदी जी ने उसे चुप करवाया और पानी पिलाया। अग्रिमा के लिए ये पल बहुत इमोशनल था। उसे संचिता जी की बहुत याद आ रही थी। अगर वो ठीक होती तो अग्रिमा पर इसी तरह ना जाने कितनी ममता लुटाती, लेकिन आनंदी जी ने अग्रिमा को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही
प्यार किया। कुछ देर बातें करने के बाद आनंदी जी कपड़े चेंज करके आ गई और अग्रिमा ने भी अब तक चेंज करके एक हल्का सा सूट पहन लिया था। आनंदी जी ने उसे देखकर समझाया कि उन्हें वेस्टर्न कपड़ों से भी कोई दिक्कत नहीं है और अग्रिमा चाहे तो लोअर टी शर्ट और बाकी सब कुछ भी आराम से पहन सकती है। उनका कहना था कि अर्जुन को वैसे ही वेस्टर्न कपड़े बहुत पसंद है। वो दोनों बातें करते हुए बेड पर लेट गई और तभी गेट लॉक हुआ तो आनंदी जी ने थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को कौन हो सकता है, इसलिए फिर उन्होंने उठकर गेट खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। आनंदी जी ने अपनी भवें जोड़ते हुए अर्जुन को देखकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि आज तू बहू के कमरे में नहीं जा सकता। अर्जुन ने अपनी मोम की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, मैं आपकी बहू से नहीं, आपसे मिलने आया हूँ। आनंदी जी ने हैरानी से कहा, मुझसे? अर्जुन इरिटेटेड होने लगा था। उसने आनंदी जी से कहा, मॉम, मैं आपसे मिलने आपके कमरे में गया था। डैड ने बताया आप यहाँ हो, इसलिए यहाँ आया हूँ। और आप ये दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर क्यों खड़ी हो? मैं क्या अंदर आकर बात नहीं कर सकता? आनंदी जी दरवाजे से हट गई तो अर्जुन थोड़ा अंदर आया और अग्रिमा को एक नज़र देखा, जो अर्जुन को इतनी रात को अपने कमरे में देखकर खुद में ही सिमट रही थी। अर्जुन ने उसे नज़र हटाते हुए आनंदी जी से कहा, मुझे पूरी रात काम करना है तो कुछ खाने को चाहिए मॉम। मैंने डिनर हल्का ही किया था और रात को शायद भूख लग जाए तो मैं आपको सोने के बाद परेशान नहीं करना चाहता। आनंदी जी ने सारे कुक्स को सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया था तो वो खुद ही कुछ बनाने के लिए जाने लगी और अर्जुन से बोली, ठीक है, मैं लाती हूँ कुछ तेरे लिए, तू जा स्टडी रूम में। अर्जुन भी चला गया और आनंदी जी भी। अग्रिमा दरवाजे को हल्का सा बंद करने गई तो अर्जुन ने एक हाथ से दरवाजे को वापस खोल दिया और अंदर आ गया। अग्रिमा अर्जुन को ऐसे वापस अपने कमरे में देखकर चौंक गई और हड़बड़ाते हुए बोली, आप यहाँ? मॉम ने मना किया है आपको यहाँ आने से। ये एक तरह का रूल होता है कि विदाई वाली रात पति पत्नी साथ नहीं रह सकते। अर्जुन उसकी हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। तुमने कभी कोई रूल्स नहीं तोड़े क्या? अग्रिमा ने जल्दी से ना में सिर हिलाया तो अर्जुन उसकी मासूमियत पर फिर से अपना दिल हार गया। पर फिर उसने याद आते ही अग्रिमा से पूछा, तुम ठीक हो ना? अग्रिमा को कुछ समझ नहीं आया कि अर्जुन ऐसा क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ देर पहले बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम ठीक नहीं हो। बेचैनी हो रही थी, काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था, यकीन करना चाहता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अग्रिमा को अपना कुछ देर पहले का भावुक होना याद आया और फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा तो वो अपनी सनशाइन को सीने से लगाकर अपने दिल को शांत कर रहा था। अग्रिमा ने भी वापस उसके सीने से सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अग्रिमा कुछ देर पहले जब आनंदी जी के गले लगकर रो रही थी तभी अर्जुन को स्टडी रूम में काम करते हुए एक अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा और उस बेचैनी को शांत करने के लिए उसे अग्रिमा को एक बार देखना ही था और इसलिए वो कुछ भी करके अग्रिमा के पास आ गया था। कुछ सुकून के लम्हे एक दूसरे के साथ बिताने के बाद अग्रिमा ने अर्जुन से कहा, आप एक लैपटॉप और उस प्रेजेंटेशन की एक कॉपी मुझे भी भिजवा दीजिए। आप उसका डाटा तैयार कर दीजिए और मैं उसके डिज़ाइंस और इनफैक्ट्स देख लेती हूँ तो काम जल्दी हो जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराते उसका माथा चूमकर कहा, इट्स ओके, मैं देख लूँगा, तुम बस रेस्ट करो। अग्रिमा ने भी हल्के से जिद्दी स्वर में अर्जुन से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही तो थोड़ा काम करने में कोई हर्ज नहीं है और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। अर्जुन ये बात सुनकर अग्रिमा से बोला, तो मेरी हेल्प करने के लिए तुम रात भर जागने को तैयार हो, पर आज वो रात नहीं है, लेकिन जल्दी ही ऐसी रात भी आएगी और उस रात मैं तुम्हें एक पल के लिए भी सोने नहीं दूंगा। अग्रिमा को जब एहसास हुआ कि अर्जुन ने अभी अभी उसे क्या कहा है तो उसके कान लाल हो गए और ये सब सुनते ही अग्रिमा का दिल तेजी से धड़क उठा। शरीर ने भी मानो साथ छोड़ दिया था, पैर भी हल्के से कांपने लगे थे। शर्म के मारे उसने अर्जुन की तरफ अपनी पीठ कर ली तो अर्जुन ने उसे पीछे से ही अपने आगोश में भरते हुए उसके कान के पास आकर अपने होठ ले जाकर कहा, कुछ दिन है तुम्हारे पास अपनी नींद पूरी करने के लिए, उसके बाद ये नींद
पूरी न होने वाली शिकायत मुझसे मत करना। वो तो चुपचाप मेरी बात मानो और सो जाओ। अर्जुन की बातें सुनकर अग्रिमा के सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। वो कुछ कह ही नहीं पाई, बस उसने खुद को अर्जुन की बाहों में ढीला छोड़ दिया था। अर्जुन भी अग्रिमा की भीनी भीनी सी खुशबू में खुद को खोता जा रहा था। दिल में कई सारी इच्छाएं और भावनाएं अपने उफान पर थी, लेकिन ना मौका था और ना दस्तूर। अर्जुन ने एक बार फिर से सब्र का परिचय देते हुए अग्रिमा को खुद से थोड़ा सा दूर किया और उससे कहा, और रही बात तुमने बिजनेस में हेल्प लेने की, तो शादी हो जाने के बाद ये बिजनेस जितना ही तुम्हारा भी होगा जितना आज मेरा है, और उस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा। अब तुम सो जाओ, मैं थोड़ा सा काम कर लूं और मॉम भी आने वाली होगी। अर्जुन के जाने के बाद अग्रिमा भी अब जाकर चैन से सो गई और अर्जुन ने सुबह के 4 बजे तक टीम की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन पूरी की। फिर वो भी जाकर सो गया, क्योंकि उसे अगले पूरे दिन बहुत काम करना था। आनंदी जी की सुबह आँख खोली तो उन्होंने देखा कि अग्रिमा भी अभी उठकर बैठी थी। उसने पहले धरती माता को छूकर अपने हाथ अपने माथे से लगाए और उसके बाद वो बेड से नीचे उतरी। आनंदी जी भी उठ गई तो अग्रिमा ने आकर उनके पैर छू लिए। आनंदी जी ने उसे आशीर्वाद देने के बाद उसी कमरे में तैयार होने को कहा और खुद अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद अग्रिमा भी नहा धोकर तैयार हो गई और नीचे चली गई। उस वक्त आनंदी जी किचन में कुछ कर रही थी। अग्रिमा वहां पहुंची तो आनंदी जी ने उससे पूछा, बेटा चाय पियोगी? अग्रिमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मॉम क्या मैं पहले पूजा कर लूं? आनंदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी दादी अभी मंदिर में ही होगी, तुम भी जाकर पूजा कर लो। अग्रिमा ने जाकर फाल्गुनी जी के साथ पूजा की, क्योंकि आज फाल्गुनी जी को उनके दोनों पोतों में से कोई भी मंदिर नहीं लेकर गया था। अर्जुन सुबह 4 बजे ही सोया था और धर भी सुबह किसी इमरजेंसी के चलते अस्पताल चला गया था। पूजा खत्म करने अग्रिमा हॉल में आ गई। आनंदी जी ने तब तक चाय तैयार करवा दी थी, तो अब तीनों सास बहू मिलकर चाय पीने लगी और अग्रिमा उन दोनों की बातों में के जवाब देने लगी। अग्रिमा को पहली बार माँ और दादी का प्यार मिल रहा था, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद फाल्गुनी जी आराम करने चली गई तो आनंदी जी ने अग्रिमा से कहा, बेटा अर्जुन को आज ऑफिस जल्दी जाना है, और जब मैं रात उसे खाना देने गई तो उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे जल्दी उठा दूं। ऐसे तो पता नहीं वो रात को कब सोया है या सोया भी है या नहीं, लेकिन अब उसे उठाना तो पड़ेगा, वरना वो लेट हो जाएगा। अग्रिमा बस अपनी सास की बात सुनती रही, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आनंदी जी ये सब कुछ उसे क्यों बता रही है। लेकिन तभी उसे आनंदी जी के यह सब उसे बताने का उद्देश्य समझ आ गया और साथ ही एक झटका लगा जब आनंदी जी ने उससे कहा, बेटा जाओ अर्जुन को उठा दो और उससे कहो मीटिंग के लिए तैयार हो जाए। अग्रिमा कुछ कह ही नहीं पाई, तो वो बस आनंदी जी को देखती रही। तो आनंदी जी ने उससे कहा, बेटा रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत होती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बेटे और बहू का रिश्ता कमज़ोर हो। वैसे भी 20 दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन तुम दोनों अभी एक दूसरे को इतना नहीं जानते हो, इसलिए जो मौके मिलते हैं उन्हें इस्तेमाल करो और एक दूसरे को समझो। मैं यही बात अथर्व और अदिति को भी कहती हूँ। एक तो आजकल के बच्चों के पास काम की वजह से वैसे ही वक्त भी की कमी है, तो जितना वक्त मिलता है उसे ही यूटिलाइज करना होगा ना। तो जल्दी जाओ और उसे उठा दो, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा कि मैंने उसे वक्त पर क्यों नहीं उठाया। आनंदी जी के कहने पर अग्रिमा उनसे अर्जुन का कमरा पूछकर कमरे की तरफ चली गई और वहां जाकर उसने नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो वो समझ गई कि अर्जुन अभी सो रहा होगा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल गया। शायद अर्जुन कल रात लॉक करके नहीं सोया था। वो जानता था कि सुबह आनंदी जी उसे उठाने आएगी। अग्रिमा कमरे में आई तो सारी लाइट्स ऑफ थी, लेकिन सुबह का उजाला काफ़ी था। कमरे का नज़ारा देखने को सोफे पर लैपटॉप और कुछ फाइल्स पड़ी थी। अर्जुन के फॉर्मल कपड़े जो उसने कल पहन रखे थे वो भी दूसरे सोफे पर पड़े थे। अर्जुन बेड पर पेट के बल एक
पैर को मोड़कर उल्टा सोया हुआ था। उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहने थे। उसका धड़ निवारण था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर हल्की दाढ़ी उसे और भी आकर्षित बना रही थी। अग्रिमा खुद को रोक नहीं पाई और अर्जुन के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। अर्जुन की आंखें हल्की सी खुली और उसके सामने अग्रिमा को देखा और नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, फिर से सपना। अग्रिमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, नहीं, खूबसूरत हकीकत। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर फिर से सोने लगा तो अग्रिमा ने प्यार से उससे कहा, उठ जाइए, नहीं तो आप मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। मीटिंग का जिक्र सुनकर अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि ये सब सपना नहीं है। अग्रिमा को अपने पास देखकर अर्जुन खुश हो गया और उसने झट से अपना सिर अग्रिमा की गोद में रख लिया और वैसे ही उल्टा लेट गया। अग्रिमा उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अर्जुन ने अग्रिमा को कमर से पकड़कर अलसाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सनशाइन। वैसे तुम यहाँ कैसे? कल तो मॉम ने हम दोनों को एक दूसरे के रूम में जाने से मना कर दिया था। एक तो अर्जुन की बिना कपड़ों की अपर बॉडी और दूसरा अर्जुन की हरकतों की वजह से अग्रिमा को कुछ अलग ही फील हो रहा था। तो वो खुद में ही सिमटती हुई बोली, मॉम ने अभी भी मुझे सिर्फ आपको जगाने के लिए भेजा है। चलिए उठिए, आप लेट हो जाएंगे। अर्जुन ने एक नज़र अपने फ़ोन पर डाली और टाइम देखकर बोला, अभी काफ़ी टाइम है। फिर जैसे ही उसे समझ आया कि अग्रिमा इतनी असहज क्यों हो रही है, वो पहले तो मुस्कुरा दिया पर फिर वो बेड से उठते हुए बोला, तुम 2 मिनट रुको, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, पर तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। अग्रिमा ने हाँ में सिर हिलाया तो अर्जुन जल्दी से वॉशरूम चला गया और अग्रिमा ने एक नज़र पूरे कमरे को देखा और फिर लाइट्स ऑन करके उसने अर्जुन के सब सामान को जगह पर रख दिया। सारी फाइल्स एक तरफ इकट्ठी कर दी और लैपटॉप को भी संभाल कर टेबल पर रख दिया। फिर वो बेड से ऊपर लगी अर्जुन की एक फ़ोटो की सी तस्वीर को मुस्कुराते हुए देखने लगी। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। उसका पति एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि बेहद ही दिलकश, हैंडसम और डेसिंग है, जिसका ऑरा, जिसका रौबदार स्वभाव सब उसे एक राजा बनाते हैं जो सिर्फ राज करने के लिए इस दुनिया में आया है। और अगर वो मुस्कुरा दे तो उसकी मुस्कान पर तो अग्रिमा अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। वो अपने पति के ख्यालों में गुम थी कि उसके इसी हैंडसम पति ने उसे पीछे से अपनी आगोश में भरते हुए कहा, अब मुझे ये फ़ोटो अच्छी नहीं लगती। अग्रिमा ने हल्की सी गर्दन मोड़कर उसे देखा तो अर्जुन ने कहा, मुझे यहाँ हम दोनों की फ़ोटो लगानी है। अग्रिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्जुन के बोलने पर उसके मुंह से आ रही टूथपेस्ट की स्मेल ने अग्रिमा को बता दिया कि अर्जुन ब्रश करके आया है। उसे समझ नहीं आया कि अर्जुन को ब्रश करने की इतनी क्या जल्दी थी। वो अग्रिमा के कमरे से जाने के बाद आराम से तैयार होते हुए सब कर सकता था, पर फिर उसे लगा कि शायद अर्जुन को कॉफ़ी पीनी होगी क्योंकि चाय वो पीता नहीं है और नाश्ता वो नहाने के बाद करता है। उसने अर्जुन से प्यार से पूछा, आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? तो अर्जुन ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है सनशाइन। इन सब कामों के लिए घर में सर्वेंट है। तुम तो बस मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। अग्रिमा अभी समझ रही थी कि अर्जुन उससे दूर नहीं होना चाहता। वो खुद भी उससे दूर नहीं होना चाहती क्योंकि दोनों के लिए यह एहसास बिल्कुल नए और गुदगुदाने वाले थे। उन्हें बस यही लग रहा था कि सारी दुनिया से दूर एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि दोनों को ही अपने बहुत सारे फर्ज निभाने थे। अग्रिमा नीचे जाकर सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी कि वो इतनी देर तक अर्जुन के कमरे में क्या कर रही थी। इसलिए उसने खुद को अर्जुन की गिरफ्त से आज़ाद करते हुए अर्जुन से कहा, आप रेडी हो जाइए। अर्जुन ने फिर से उसके नज़दीक जाते हुए कहा, मैं रेडी होने चला गया तो तुम नीचे चली जाओगी और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात नहीं कर पाऊँगा। आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। तो अग्रिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सारा वक्त तो वैसे ही आपका है। आप जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको अपनी मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है।
अर्जुन ने अग्रिमा की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे मीटिंग के लिए गुड लक विश करना चाहिए? अग्रिमा ने पहले तो अपनी भौहें सिकोड़कर अर्जुन की तरफ देखा, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इंसान भी गुड लक और बैड लक जैसी चीज़ों में बिलीव करता है। लेकिन कल से वो अर्जुन का एक अलग ही रूप देख पा रही थी। तो उसने अर्जुन के माथे को चूमते हुए प्यार से कहा, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, आपको वो सब मिले जो भी आप चाहो। यह सुनकर अर्जुन ने एक दिलचस्प मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा, भगवान को क्यों बीच में ला रही हो? मेरी कुछ इच्छाएं तो सिर्फ तुम पूरी कर सकती हो। अग्रिमा अर्जुन की बात समझने की कोशिश करने लगी तो अर्जुन ने उसके माथे पर टैप करते हुए कहा, इस पर इतना जोर मत डालो, ये बात दिमाग से नहीं दिल से समझने की है, और सच कहूँ तो ये दिल से समझने की भी नहीं है, इसे समझने के लिए अलग एहसास लगते हैं। ये सब बोलते हुए अर्जुन का पूरा ध्यान रखने के अग्रिमा के होठों पर था, जिसे महसूस करने के बाद अग्रिमा को समझ आया कि अर्जुन क्या कहना चाह रहा है। उसका दिल एक बार फिर से जोरों से धड़क उठा तो अर्जुन ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उससे कहा, मैंने ब्रश कर लिया है और अब मैं अपना गुड लक ले रहा हूँ। और ये बोलकर उसने अग्रिमा के होठों को अपने होठों से मिलाते हुए अपनी पकड़ अग्रिमा की कमर पर कस दी और अग्रिमा ने भी उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेटकर उसे अपनी सहमति दे दी। अर्जुन हमेशा की ही अग्रिमा के होठों से इस तरह खो जाता था कि उसे ना वक्त का एहसास होता था और ना ही आसपास का। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और एक दूसरे को अपने प्यार और अपनी बेचैनी का एहसास करवा रहे थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन आज चाहते हुए उन दोनों को आज एक दूसरे से अलग होना था। अर्जुन जानता था कि अग्रिमा आज वापस अपने घर चली जाएगी और फिर वो शायद शादी तक पता नहीं उससे मिल भी पाएगा या नहीं। अगर वो यहीं चंडीगढ़ में रुकती तो अर्जुन किसी तरह अपने जुगाड़ लगाकर उससे मिल लेता, लेकिन मलिकपुर जाकर उससे मिलना दूसरी बात। बड़ी बात की अर्जुन इन 20 दिनों में अपने लंदन के काम भी निपटा देना चाहता था, ताकि शादी के बाद उसे अग्रिमा को छोड़कर ना जाना पड़े। ये सब ख्याल अर्जुन के दिमाग को बेचैन कर रहे थे और उसकी सारी बेचैनी अग्रिमा के होठों पर उतर रही थी। अग्रिमा भी उसकी बेचैनी को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसे सारे कारण तो पता नहीं थे, पर इतना वो जरूर जानती थी कि अर्जुन उससे दूर नहीं रहना चाहता। अर्जुन ने सनशाइन को दीवार से टिका दिया था और खुद उसके ऊपर झुका हुआ था। एक दूसरे में खोए हुए ही उन्हें अर्जुन के फ़ोन की घंटी सुनाई दी तो दोनों अपने होश में आए। अग्रिमा ने खुद को अर्जुन से अलग करना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा और ना ही खुद से अलग होने दिया। फ़ोन बजता रहा और बजकर बंद हो गया, लेकिन अर्जुन वो तो अपनी बीवी से दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। अग्रिमा को सांसों की कमी महसूस होने लगी तो अर्जुन ने खुद को उससे थोड़ा सा अलग करते हुए कहा, ब्रीथ सनशाइन। अग्रिमा ने हल्के से उसे घूर कर देखा और सांस लेने लगी। जैसे ही 2-4 लंबी सांस लेने से उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ, अगले ही पल अर्जुन ने एक बार फिर से उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। अग्रिमा 2 सेकंड तक तो अर्जुन को हैरानी से देखती रही, जो बड़ी शिद्दत से उसे प्यार कर रहा था, पर फिर भी उसने भी सब भूलकर अपनी आंखें बंद कर ली और अर्जुन के प्यार में खो गई। फ़ोन एक बार फिर बजा तो अब की बार अग्रिमा ने अर्जुन को हल्का सा धक्का देकर खुद से अलग किया और खुद सोफे पर जाकर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। अर्जुन शरारत से खड़ा वहीं मुस्कुराता रहा और अग्रिमा को जुनून से देखता रहा, लेकिन फिर फ़ोन की घंटी से उसे चिढ़ मचने लगी और उसने जाकर फ़ोन देखा तो फ़ोन पर कुंज का नाम शो हो रहा था। उसने फ़ोन उठाते हुए कान पर लगाया और खुद भी अग्रिमा के पास आकर सोफे पर बैठ गया। अर्जुन ने ना हेलो कहा ना गुड मॉर्निंग, लेकिन कुंज को इसकी आदत थी और उसने गुड मॉर्निंग पर सर कहने के बाद अर्जुन को एक आज की मीटिंग का शेड्यूल्स और बाकी चीज़ें बतानी शुरू कर दी। सब कुछ सुनते हुए अर्जुन ने अग्रिमा को अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अग्रिमा ने भी अपनी आंखें बंद करके उसके सीने से
पर सर रख लिया। कुंज की सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, सारी तैयारी ठीक से हो जानी चाहिए। अगर कुछ भी कमी हुई तो आज के बाद तुम इस दुनिया में नहीं देखोगे। अर्जुन की आवाज़ में अजीब सी चिढ़न थी जो आज से पहले कुंज ने कभी महसूस नहीं की थी, लेकिन आज से पहले उसने कभी अर्जुन के रोमांटिक मोमेंट को डिस्टर्ब भी तो नहीं किया था। अर्जुन ने फ़ोन काटकर सोफे पर फेंक दिया और अग्रिमा को हक करते हुए कहा, आई लव यू सनशाइन, आई डोंट नो कि हम दोबारा कब मिलेंगे, बट मैं जब भी फ़ोन करूं मेरा फ़ोन उठा लेना, मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना, समझ रही हो ना। अग्रिमा ने अपना सिर ना की मुद्रा में हिलाते हुए कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता, ये बात आप मुझे प्यार से भी बोल सकते थे, इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो एटीट्यूड दिखा ही नहीं पाता हूँ। अगर तुम मुझे किसी और के साथ देखोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि मेरे एटीट्यूड का लेवल कितना हाई है। अग्रिमा ने बिना कुछ कहे बस उसके सीने पर सर रखकर उसे पकड़ा हुआ था। तो अर्जुन ने उससे कहा, कल जो तुमने मेरी हेल्प की थी उसका हिसाब किताब। अग्रिमा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, याद है उस दिन जब आपने कहा था कि हमारे बीच अब कोई लेन देन बाकी नहीं है, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे ये हिसाब किताब वाला सिस्टम हम दोनों के बीच में नहीं चाहिए। मुझे बाकी लड़कियों की तरह हर बात का गिफ्ट या सरप्राइज नहीं चाहिए। आई वांट ए फेयर रिलेशनशिप जहां आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं बिना किसी पे बैक के। अर्जुन ने ये सुनते ही खुश होते हुए कहा, तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो ना स्वीट हार्ट, मैं वैसे भी यह सब नहीं कर पाता। मुझे ये गिफ्ट और सरप्राइज वाला लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता, पर तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा, अगर तुम्हें कभी कुछ भी चाहिए होगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी और बिल्कुल भी हेसिटेटेड नहीं करोगी। अग्रिमा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे जो भी चाहिए होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। अर्जुन ने एक पल सोचकर उससे कहा, शादी तक आराम करो, उसके बाद तुम्हें प्रताप ग्रुप ज्वाइन करना है। तो अग्रिमा ने उसे सांवलिया नज़रों से देखते हुए कहा, मैं तो कबीर के साथ। अर्जुन ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और बीच में ही कहा, कबीर से मैं बात कर लूँगा, वो तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेगा। अग्रिमा ने हल्के से संकोच के साथ कहा, एक्चुअली मैंने माँ के इलाज के लिए कबीर की कंपनी से एक लोन लिया है और जब तक वो लोन क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं उनकी कंपनी नहीं छोड़ सकती। अर्जुन ने उसके बालों को सहलाते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, डोंट वरी अबाउट दैट, अगर तुम चाहो तो मैं उसे पे कर दूंगा, पर जानता हूँ तुम ऐसा नहीं चाहोगी, इसलिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अग्रिमा उसकी तरफ अपने ऑप्शन सुनने के लिए देखने लगी तो अर्जुन ने उससे कहा, पहला ऑप्शन यह है कि तुम्हारा पति तुम्हारे सारे लोन पे कर देगा और उसके बाद तुम आराम से मेरे साथ काम कर सकती हो, और दूसरा ये कि प्रताप ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से तुम्हारा पूरा लोन चुका दिया जाएगा और कंपनी अपना पोर्शन वैसे ही तुम्हारी सैलरी से ले लेगी जैसे कबीर की कंपनी लेती थी। अब तुम्हें कौन सा ऑप्शन चाहिए, अब तुम बताओ। तो अग्रिमा ने बिना सोचे कहा, दूसरा वाला। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, जानता था तुम दूसरा वाला ही लोगी, पर तुम्हारे हस्बैंड के पास इतनी पर्सनल सेविंग है कि वह तुम्हारे लोन को आराम से चुका सकता है। अग्रिमा नहीं चाहती थी कि अर्जुन को इस बात का बुरा लगे कि वो उससे पैसे नहीं ले रही, इसलिए उसने अर्जुन से कहा, लोन तो मैं अपनी सैलरी से चुका दूंगी, पर अपने हस्बैंड की पर्सनल सेविंग से मैं खूब सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कभी खुद पर पैसे खर्च नहीं किए और मैंने सुना है कि मेरा हस्बैंड बहुत अमीर है, पैसों के मामले में भी और प्यार के मामले में भी, और मैं उनसे दोनों ही बहुत खर्च करवाने वाली हूँ।